हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। ये वीडियो जो है ये पिछले वीडियो का, जिसमें कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सेकंड पेपर के लिए मैंने क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराया था, उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने 1 से लेकर के 35 तक क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराए थे। उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन था, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी, वो भी मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया था। आज के इस वीडियो में उसी का अगला पार्ट के तौर पर हम आपको 36 से लेकर के 70 तक का क्वेश्चन और ज़रूरत के हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन या जानकारियां अवेलेबल करा रहे हैं। उम्मीद है आपने पहला वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछला वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको मिल जाएगा पेपर 1 से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है वो भी। तो चलिए अभी हम लोग फिलहाल इसमें वापस 35 क्वेश्चन को देखने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, गिरिडीह के खरकडी नामक स्थान पर पौष पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है? आंसर को देखें पहले। आंसर है लंगटा बाबा मेला। यह गिरिडीह के खरकडी नामक स्थान पर पौष पूर्णिमा के दिन लगता है। आंसर लंगटा बाबा मेला। अब बाकी को देख ले। भूत मेला जो है ये बेसिकली पलामू के हैदरनगर में, यहाँ पर एक देवी का धाम है, मंदिर है। वहीं पर चैत पूर्णिमा को 15 दिनों का एक मेला लगता है जिसको कि भूत मेला कहते हैं। तो भूत मेला हैदरनगर पलामू में। हथिया पत्थर मेला। हथिया पत्थर मेला बोकारो के फुसरो में आयोजित होता है, जबकि इंद जतरा मेला ये आयोजित होता है आपको सुतियांबे में। सुतियांबे जो कि छोटा नागपुर की पहली राजधानी मानी जाती है, सुतियांबे पिठोरिया के पास, वहीं पर यह मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहां है? इसमें कुछ बताने को नहीं है, सीधा आंसर है इसका हजारीबाग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के पंच परगना क्षेत्र के मंदिरों में जिस पर कि शैव और वैष्णव मतों का प्रभाव है, किस राजवंश के काल में निर्मित माना जाता है? यहां पर भी बहुत कुछ बताने को नहीं है। सही उत्तर है इसका पाल वंश। बंगाल का जो पाल वंश था उनके काल में ही इसको निर्मित माना जाता है और इस पंच परगना क्षेत्र के मंदिरों पर शैव और वैष्णव मत का प्रभाव नजर आता है। नंबर 39, कर्रा प्रखंड रांची के अंतर्गत आता है ये। तिलमी का किला 1737 में किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तिलमी का किला। तो तिलमी का किला निर्मित किया गया था अकबर ठाकुर के द्वारा, जिनका कि संबंध है नागवंशी से, या इनको नागवंशी ठाकुर भी कहा जाता है। तो अकबर ठाकुर इसके निर्माता रहे हैं। चलिए नंबर 40, इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज के लेखक कौन है? इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है इसका गगन चंद्र बनर्जी। और अब बाकी का नाम जान लीजिए। जर्मिया फिलिप्स, इन्होंने इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज लिखा था। जर्मिया फिलिप्स ने इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज लिखा था। शरद चंद्र राय बहुत फेमस है, आप सब जान रहे होंगे। द खड़ियाज और मुंडा एंड देयर कंट्रीज ये एस.सी. रॉय के द्वारा लिखा हुआ है, जबकि रेव ए नोट्रोट ने लिखा था ग्रामर ऑफ द कोल। कुछ किताब का जो नाम है उसके जो ऑथर है बड़ा अटपटा पूछता है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियो में भी आपको कुछ इस तरह के अनकॉमन जो नाम है वो अवेलेबल कराया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। बमना किनकी रचना है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था? बमना किनकी रचना है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था? यह पुरस्कार 2005 में उनको दिया गया था, लेकिन साहित्य और साहित्यकार में ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अवार्ड विनर हैं। ठीक है, तो सही उत्तर है इसका जदुमणि बेसरा, जो कि संथाली भाषा के लेखक रहे हैं। जदुमणि बेसरा ने ही बमना नामक रचना की थी जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बाकी को देखिए। मनम सिंह मुंडू, ये जो थे इन्होंने मुंडारी शब्दकोश की रचना की। मनम सिंह मुंडू ने मुंडारी शब्दकोश की रचना की जिसका नाम है मुंडारी डूढ़ कोठारी। मुंडारी डूढ़ कोठारी। और मनम सिंह को इसके लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, जबकि ज्ञानेंद्र पति ये हिंदी के कवि रहे हैं और इन्होंने
संशयात्मा की रचना की थी, जो कि 2006 में आई थी, और 2006 में इनको भी साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। जबकि डॉक्टर एंडू कैंपेबल, इन्होंने संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली की रचना की है। 42, सर्वप्रथम किसके द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि हो जनजाति द्रविड़ियन नहीं बल्कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है। प्रोटोकोलॉइड लिखा गया है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, इसको पढ़िएगा। एक्चुअली में पहले हो को द्रविड़ियन माना जाता था, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया कि वो द्रविड़ियन नहीं बल्कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड हैं, और ये स्पष्ट करने वाले जो विद्वान हैं वह है वीएस गुहा, मतलब ऑप्शन बी। देखिए, अब संथाल परगना टेनेंसी एक्ट से कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। 5 क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, चूंकि ये मॉक टेस्ट का ही क्वेश्चन है, इसलिए यहां भी आपको 5 मिलेगा। CNT पिछले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवाया था। 43 को देखिए, SPT एक्ट 1949 में किस वर्ष संशोधन के पश्चात यह प्रावधान किया गया कि वस्तु के रूप में लगान की वसूली नहीं की जाएगी? सबसे पहले आप याद कीजिए CNT एक्ट। CNT एक्ट में यह प्रावधान था कि लगान का रूपांतरण हो सकता है, और वहां मैंने बताया था कि CNT एक्ट की धारा 61 में इस बात का प्रावधान है कि काइंड से कैश में यह हो सकता है या कैश से काइंड में हो सकता है। तो CNT एक्ट के धारा 61 के अनुसार लगान का रूपांतरण हो सकता था, और अगले ही CNT एक्ट का ही बात कर रहे हैं फिलहाल हम, ताकि आप रिकॉल कर सकें। अगले धारा में मतलब 62 में था कि अगर लगान का रूपांतरण किया गया है तो आगामी 15 वर्षों तक न लगान में वृद्धि की जा सकती है और न ही कमी की जा सकती है। अब वापस फिर इस क्वेश्चन को देखिए, वो रिकॉल कराने के बाद कि किस वर्ष संशोधन के पश्चात यह प्रावधान किया गया कि वस्तु के रूप में लगान की वसूली नहीं की जाएगी। मतलब SPT एक्ट के तहत वस्तु के रूप में लगान की वसूली नहीं होगी, और यह किया गया 1955 में। और यह SPT एक्ट के धारा 43 से संबंधित है, जिसमें है कि वस्तु के रूप में लगान की वसूली नहीं की जाएगी। 1955 में यह संशोधन किया गया, और 43 इसकी धारा से यह संबंधित है। नंबर 44, SPT एक्ट 1949 की धारा 46 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखने की जिम्मेदारी 3 लोगों पर है। एक जो जिनके ऊपर नहीं है उनको अगर किनारे कर देंगे तो बाकी 3 हो जाएंगे। राजस्व अधिकारी इस सवाल का जवाब है। इसका मतलब ये कि लगान का जो अकाउंट्स है उसको रखने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान को, मूल रैयत को और भूस्वामी के ऊपर है, न कि राजस्व अधिकारी के ऊपर। नेक्स्ट, SPT एक्ट 1949 के अनुसार किसी अनुमंडल में रैयती जोत की लीज उपायुक्त की लिखित अनुमति से कितने समय के लिए की जा सकती है? तो किसकी अनुमति से? यह क्वेश्चन में है, उपायुक्त के लिखित अनुमति से, और सही उत्तर है इसका 1 वर्ष। और यह जो प्रावधान है कि अनुमंडल में रैयती जोत की लीज उपायुक्त के लिखित अनुमति से लिया जा सकता है, यह है धारा 20 में, SPT एक्ट के धारा 20 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 46, SPT एक्ट 1949 के अंतर्गत बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती समुचित तरीके से तैयार की जाएगी एवं इसकी 4 प्रतियां तैयार कर 1 प्रति रैयत को दी जाएगी तथा शेष 3 प्रति में कौन एक शामिल नहीं, मतलब 1 प्रति रैयत को मिलेगा और बाकी 3 प्रति, 1-1 प्रति और लोगों को मिलेगा, जिनमें से ये 1 कॉपी किसको नहीं मिलेगा। यहां पर भी हम आपको याद दिला दें कि इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने आपके लिए CNT एक्ट में भी रखा था, जिसमें बताया थे कि CNT एक्ट के भाग 9A में धारा 63A में यह प्रावधान था कि CNT एक्ट में अगर इसी तरह का बंदोबस्ती होता है तो उसकी 2 कॉपी तैयार की जाएगी। यहां 4 कॉपी की बात है, वहां 2 कॉपी की बात थी, और वो जो 2 कॉपी है एक रैयत को और एक उपायुक्त को दी जानी थी। और यहां है कि 4 कॉपी तैयार होगा, 1 रैयत के पास रहेगा और बाकी 3 किसके किसके पास रहेगा। तो जिसके पास नहीं रहेगा वह है ग्राम प्रधान या मूल रैयत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, कंपैरेटिव भी हम लोग देख ले रहे हैं। 47, झारखंड सरकार द्वारा SPT एक्ट 1949 की किस धारा में वर्ष 2016 में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया कि कोई रैयत अपनी
कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग कर सकता है, अर्थात रैयत अपनी जमीन की प्रकृति को बदल सकता है। ब्रैकेट में आपको समझने के लिए लिख रखा है। यह प्रावधान है धारा 13 में, मतलब कि एसपीटी एक्ट के तहत कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग हो सकता है। ऐसा प्रावधान इस अधिनियम के धारा 13 में किया जा चुका है या किया गया है। 48, गिरिडीह जिले में अवस्थित झारखंड धाम किस काल का है? कुछ बताना नहीं है यहां पर, सीधा आंसर जानिए, यह है बौद्ध काल। सी। 49, 2015 में प्रारंभ किए गए मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ कितने काष्ठ प्रजाति के पौधों को लगाने की योजना? काष्ठ मतलब कि जिससे लकड़ी की भी प्राप्त हो सके। सही उत्तर है इसका 445, मतलब ऑप्शन डी। जबकि 160 जो फिगर है ये फलदार वृक्ष के लगाने की योजना से संबंधित है। मतलब 160 फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे और 445 वैसे वृक्ष को लगाए जाएंगे जिससे लकड़ी प्राप्त हो, लकड़ी का इस्तेमाल हो सके, मतलब काष्ठ प्रजाति के। तो आंसर डी है 49 का सही आंसर। नंबर 50, साहिबगंज स्थित जीवाश्म उद्यान किसके द्वारा विकसित किया गया है? जीवाश्म उद्यान जो है फॉसिल्स पार्क, ये नेचर क्लब के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, तो आंसर डी इसका सही उत्तर है। जबकि यूएनडीपी के द्वारा झारखंड राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है। झारखंड राज्य जलवायु केंद्र यूएनडीपी के द्वारा और नेचर क्लब के द्वारा फॉसिल्स पार्क जो कि साहिबगंज में है। नंबर 51, देवघर के पुनासी जलाशय का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? यहां भी कुछ नहीं बताने को है, सही उत्तर है 7th 5-year प्लान, ऑप्शन ए। नंबर 52, स्कीपा मतलब कि श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, यहीं पर आप लोगों को पहुंचना है प्रशासनिक अधिकारी बन करके और ट्रेनिंग लेने के लिए, तो ध्यान रखिए उसको। स्कीपा रांची द्वारा किस वर्ष से आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन किया जा रहा है? सही उत्तर है इसका 2007। ऐसे सवालों में एक्सप्लेन करने का बहुत मौका नहीं है मुझे, इसलिए सीधा आंसर बता रहे हैं। नंबर 53, आपदा ग्रसित व्यक्ति को राहत प्रदान करने के लिए गठित राज्य आपदा रिस्पांस कोष मतलब कि एसडीआरएफ में केंद्र एवं झारखंड राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? ऐसे भी कर सकते हैं केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी कितनी है। तो केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी इसमें 75 और 25 का होता है। तो इसका उत्तर है सी 75-25। 54, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत किस नदी पर ईचा बांध एवं एक बैराज का निर्माण किया गया है? पहला ये जान ले कि ईचा बांध जो है इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जा चुका है और इसका संबंध है खरकई नदी से। मतलब 54 का आंसर है सी। ये जो स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना है 1989 में यह स्थापित हुआ और इससे झारखंड, बंगाल और उड़ीसा ये 3 राज्यों को लाभ मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 55, झारखंड राज्य के राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राजकीय पुष्प पलाश है, आप सब जान रहे हैं, और पलाश का साइंटिफिक नेम जो है वह है बुटिया मोनोस्पर्मा, मतलब ऑप्शन ए। जबकि ऑप्शन बी को देखें, एडिमिनस एस्कोलोपैकस या एस्कोलोपैसियस, ये राज्य के राजकीय पक्षी जो कोयल है उसका वैज्ञानिक नाम है। एलिफस मैक्सिमम राज्य के राजकीय पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम है और शौरिया रोबुस्टा ये राज्य के राजकीय वृक्ष साल का वैज्ञानिक नाम है। नंबर 56, झारखंड की कौन सी मिट्टी मुख्यतः ग्रेनाइट एवं नीस के अवशेषों से निर्मित है? सही उत्तर है लाल मिट्टी, मतलब ऑप्शन डी। नंबर 57, वेद व्यास योजना निम्न में से किन्हें पक्का मकान उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो इसका संबंध है मछुआरों से, फिशरमैन से। ये सब जगह में बताने को नहीं है। नंबर 58, 1954 में किनके द्वारा छोटानागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की गई थी?
1954 में छोटानागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की गई थी सुखदेव महतो के द्वारा, जबकि 1933 में बोनीफेस लकड़ा के द्वारा छोटानागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की गई थी। नंबर 59, काम के बदले में किन जनजातियों को पाइकान जमीन प्राप्त होती थी? जमींदारों के यहां काम करते थे, उनमें से एक जनजाति चारों ऑप्शन में ऐसा है जिसको कि पाइकान जमीन प्राप्त होती थी और ये चुआर को मिलता था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चुआर जनजातियों को जमींदारों के यहां काम के बदले में पाइकान जमीन दी जाती थी। नेक्स्ट 60, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 3 सही सुमेलित हैं और जो ये सुमेलित करने वाला हम क्वेश्चन रखते हैं, बेसिकली मेरा इसका उद्देश्य होता है इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। तो यहां पर जो सही नहीं है वो है रिखिया आश्रम, सामने लिखा हुआ कोडरमा, रिखिया आश्रम देवघर में है। बाकी जूली पंचायत का संबंध वीर तेलंगा खड़िया से है, तुर्की मेला चाईबासा में लगता है, और कपिला मंगलम किताब का नाम है जो कुरमाली रचना है, लिटरली राजेंद्र प्रसाद महतो ने इसकी रचना की थी। तो 60 का सही उत्तर है बी। 61, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया झारखंड के किस भूतपूर्व राज्यपाल के द्वारा लिखित पुस्तक है? सही उत्तर पहले जान लीजिए। तो सही उत्तर है सी, एम रामा जोइस। उन्होंने ही यह पुस्तक लिखी जिसका कि नाम है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बाकी को देखिए, द्रौपदी मुर्मू ने, जहां तक मेरी जानकारी है, इन्होंने कोई किताब नहीं लिखा है, लेकिन इनके ऊपर कई लोगों ने किताब लिखा है। जैसे उसको भी जान लीजिए, वो करंट अफेयर्स के तौर पर भी काम आएगा। जैसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, रायरंगपुर टू रायसीना हिल। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू किताब का नाम है रायरंगपुर टू रायसीना हिल, ये गोपाल शर्मा ने लिखा है। दूसरा किताब इनके ऊपर जो लिखा गया है वो है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल, ये कस्तूरी रे ने लिखा है। एक और किताब है मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, ये संदीप साहू के द्वारा लिखा गया है। तो द्रौपदी मुर्मू से जुड़ा हुआ ये 2-3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि करंट अफेयर्स का भी एक हिस्सा है, उसको भी आप नोट कर लीजिए। अब देखिए बाकी, सैयद अहमद ये भी झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं और इन्होंने पगडंडी से शहर तक इस पुस्तक की रचना की थी, जबकि प्रभात कुमार जो कि झारखंड के पहले राज्यपाल थे, उन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण किताब लिखा था पब्लिक सर्विस एथिक्स, पब्लिक सर्विस एथिक्स, ये प्रभात कुमार का लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 62, रांची में किस स्थान पर पशुओं के इलाज के लिए राज्य का प्रथम 24/7 अस्पताल की स्थापना की गई है? यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है क्योंकि उसमें कुछ करंट से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सही उत्तर है हिसाग, ऑप्शन सी। नंबर 63, रांची की गीता महतो का चयन किस राष्ट्रीय टीम में किया गया है? तो गीता महतो का राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ है दृष्टिहीन क्रिकेट के लिए, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय कराटे टीम में हाल में ही खुट्टी की शीतल का चयन हुआ है। कई बार पूछ सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो राष्ट्रीय कराटे टीम में हाल में चयन हुआ है शीतल, ये नाम याद रखिए। बाकी हॉकी और फुटबॉल के खिलाड़ियों की संख्या तो बहुत है। झारखंड करंट अफेयर्स में ही मैंने इनसे जुड़ा हुआ चीज़ जो बेसिकली मैंने झारखंड सचिवालय या JSSC के लिए बनाया था, वो भी आप देखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में वो JPSC हो या वहाँ होता, सब जगह इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप प्लीज देख लीजिएगा। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। 64, खेल एवं खिलाड़ी के जोड़ों में कौन गलत है? ये जो चारों नाम है आपके ऑप्शन में, ये चारों ही चर्चा में रहे हैं और लास्ट ईयर इनमें से अधिकांश ने अलग अलग इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये चर्चित नाम सब है, ऐसा नहीं है कि ये नाम ऐसे ही मैंने डाल दिया है कहीं से भी, क्योंकि झारखंड तो खिलाड़ियों का गढ़ है, यहां से सैकड़ों हजारों की संख्या में खिलाड़ी का नाम मिलेगा। लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं जो आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं जिनको कि लास्ट ईयर गोल्ड मेडल मिला है। जैसे आकाशी पांडे, इनका संबंध ताइक्वांडो से है, ये सही है। और आकाशी पांडे जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जो कि कोलकाता में हुई थी,
जूनियर का, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नारायण महतो साइकिलिंग, ये सही है। इन्होंने भी लास्ट ईयर नेशनल साइकिलिंग में, जो कि नासिक में हुआ था, वहां पर गोल्ड मेडल जीता था। आशा किरण बारला का संबंध एथलेटिक्स से है और इन्होंने लास्ट ईयर गुजरात में जहां अंडर 20 एथलेटिक्स हुआ था, वहां पर गोल्ड मेडल जीता था। तो ये सब लोग गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और इस सवाल का सही जवाब है दीप्ति कुमारी, क्योंकि दीप्ति कुमारी का संबंध वॉलीबॉल से नहीं बल्कि तीरंदाजी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 65, निम्न में से किन्हें एशिया एजुकेशन लीडरशिप समिट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले सही उत्तर जान लीजिए। सही उत्तर है रंजन कुमार मिश्रा, डॉक्टर रंजन कुमार मिश्रा, जो कि बेसिकली नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जमशेदपुर के डीन हैं। उनको यह पुरस्कार दिया गया है, एशिया एजुकेशन लीडरशिप समिट पुरस्कार 2023। बाकी को भी किसी न किसी पुरस्कार से लास्ट ईयर सम्मानित किया गया है। जैसे शशिकांत शशि, साहित्य में काम करने के लिए इनको नेपाल का नोबेल स्टार ऑफ द वर्ल्ड के लिए चुना गया। नेपाल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है नोबेल स्टार ऑफ द वर्ल्ड, इसके लिए शशिकांत शशि का चयन हुआ था। नरेश अग्रवाल, इनको 2023 में विनोद बिहारी स्मृति सम्मान दिया गया है। जबकि ब्रजेंद्र कुमार पटनायक का संबंध सरायकेला के नृत्य, जो छऊ नृत्य है, उससे संबंध है और उनको लास्ट ईयर संगीत नाटक साहित्य एकेडमी से नवाजा गया है। तो एक तो सीधा कि ब्रजेंद्र कुमार पटनायक का संबंध किससे है, तो यह सरायकेला छऊ नृत्य से संबंधित है और संगीत नाटक साहित्य एकेडमी भी इनको प्रदान किया गया है। नंबर 66, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 2023 के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर पंचायत को कितनी राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी? मतलब लास्ट ईयर ही ये योजना शुरू हुआ है और सही उत्तर है 4 लाख से लेकर के 20 लाख रुपया, मतलब कि ऑप्शन डी। और यहां पर यह भी जान ले कि इस योजना के तहत झारखंड में जो पेयजल की समस्या है उसको दूर करने के लिए सरकार ने या राज्य ने 4351 ग्राम पंचायतों में 10-10 चापाकल लगवाने का भी योजना तैयार किया है। 4351 ग्राम पंचायतों में 10-10 चापाकल भी इस योजना के तहत लगाए जाएंगे। 67, आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना 2023 के तहत बच्चों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 2023-24 के बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर है 190 करोड़ रुपया। 68, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार या आर्थिक सर्वे के अनुसार राज्य की वास्तविक जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्ष 2023-24 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो सही उत्तर है सी 7.4%, जबकि 2022-23 में यह 7.8% था और 2021-22 में यह 8.2% था। इसका मतलब यह हुआ कि झारखंड राज्य का पिछले 3 वर्षों में जीएसडीपी में लगातार कमी आई है। 8.2 ये 21-22 में था, 22-23 में 7.8 और 23-24 में 7.4। तो ये लगातार गिर रहा है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि क्या परिवर्तन आया है, तो परिवर्तन ये है कि इसमें कमी नजर आ रही है। अगर तुलनात्मक रूप से पूछेगा तो ये आंकड़े आपको काम आएंगे उस वक्त। नंबर 69, झारखंड सरकार द्वारा पेंशन पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के उद्देश्य से 2023-24 के बजट में कितना रुपया का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है 700 करोड़। पिछला वर्ष का बजट इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि इस वर्ष का बजट जब तक आएगा तब तक संभव है कि हम लोग का जेपीएससी का जो होगा 17 मार्च को हो जाता है तो एग्जाम हो जाएगा और उतना जल्दी डेटा को अपडेट करके क्वेश्चन प्रिंट करवाना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए अगर बजट रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो लास्ट ईयर मतलब कि 23-24 का ही आएगा, जो कि भी करंट ईयर भी है, इनफैक्ट करंट फाइनेंशियल ईयर। और इस सेट में आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई थी, जिसे मुंडा उलगुलान आंदोलन का तात्कालिक कारण भी माना जाता है? तो सही उत्तर है 1894।
1895 से आप सब जानते हैं बिरसा मुंडा का आंदोलन भी शुरू हुआ था, तो 1894 इसका सही उत्तर है। और जब भारत आजाद हुआ तो 1952 में इस वन नीति को संशोधित किया गया और राष्ट्रीय वन नीति का जो संशोधन हुआ 1952 में, उसी में यह व्यवस्था किया गया कि 33% भूमि वन के अधीन होना चाहिए, जो कि इकोसिस्टम के लिए आवश्यक होता है। तो 2 वीडियो में मैंने आपके सामने 70 क्वेश्चन जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 2 से संबंधित रखने का काम किया। एक और वीडियो में रेस्ट पार्ट आपको आ जाएगा। संडे को फिर हम संस्थान में टेस्ट लेंगे और उसके बाद आपको पेपर 1 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम ये उम्मीद जरूर करेंगे कि आप लोग पेपर 1 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी देख रहे होंगे। ना सिर्फ देखिए, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि जब तक आपका सहयोग नहीं होगा चैनल को प्रमोट करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।